आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक 7वां अध्याय है। 7वां नहीं, 8वां अध्याय है। शीर्षक है शाम एक किसान। इनके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह रचना एक प्राकृतिक दृश्य को किसी व्यक्ति जो किसान है उससे तुलना किया गया है इसमें, और उसे उपमा दिया गया। प्रकृति की जो रूपरेखा है उस रूपरेखा को कवि ने किसी मनुष्य की तरह दर्शाया है, उससे उसकी तुलना की है, उसके जैसा बताया है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं रचनाकार के बारे में, उनका थोड़ा परिचय जान लें। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, नाटककार तथा पत्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ। इनके पिताजी विश्वेश्वर दयाल मध्यम वर्ग से थे। घर में कुछ उतनी खास आमदनी नहीं थी, जिस कारण इनके लालन पालन में भी बहुत सारी दिक्कतें आईं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बचपन से ही एक अलग मिजाज के थे। उनके अंदर विद्रोह की भावना भरी हुई थी। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसी प्रांत में, गांव में ही हुई, और इसी विद्रोह स्वभाव के कारण एक दिन वो जब विद्यालय में थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस समय राजनीतिक मुद्दा उठा और उस पे उन्होंने बहस किया, और इससे क्रोधित होकर वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। स्कूल से निकालने के बाद उनका दाखिला जो है ये एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में कराया गया। वहाँ एक संस्कृत के शिक्षक थे जो इन्हें मानते थे, और उनकी कृपा से इनका दाखिला हुआ। दाखिला के उपरांत इन्होंने 1941 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। गांव में जो रह रहे थे, वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ जो परिवेश, जिस परिवेश में वो रह रहे थे, वहाँ की जो भाषाएं थी, जो बोली थी, जो एक रहन सहन था, आंचलिकता, मिट्टी से जुड़ी हुई वो सारी बातें, ऐसा लगता है कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उनके मन में घर कर गई थी, और इन सब चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित थे। समाज में जो कुछ ऐसा उन्होंने देखा था जिसके कारण उनके अंदर कुरीतियों के प्रति जो विद्रोह था, और उन प्रकृति और ग्रामीण कुछ ऐसे दृश्य के
लुभावनेपन उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। और बहुत कम समय से ही इनकी जो रुचि है वो पढ़ाई के साथ साथ लेखन में भी थी। शिक्षा और नौकरी की बात करें तो वो शिक्षा ग्रहण करते समय ही उन्होंने नौकरी भी की। सन 1943 में बनारस से यह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं और उसके एक वर्ष बाद उनकी बहन की शादी होती है। घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, एक मध्यम परिवार से थे। तो मध्यम परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती जब उनके घर में खास के जब लड़की की शादी हो तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा उनके लिए चुनौती हो जाता है। तो इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कमाने लगे। और इस प्रकार उन्होंने पढ़ाई भी की। पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में पढ़ाई को रोककर जो घर परिवार का दायित्व था, निर्वहन का जो भार था, वो इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया और इस प्रकार वह घर को चलाने लगे। बहन की शादी हो गई। उसके कुछ ही दिनों बाद मैट्रिक इंटर तो कर लिए थे और इंटर करने के बाद उन्हें 60 रुपया प्रति माह वेतन पर एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली। वहीं इलाहाबाद से ही उन्होंने बीए की पढ़ाई की और नियमित रूप से पढ़ते हुए उसके बाद नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखी और बीए के बाद तुरंत उन्होंने 1949 ईस्वी में वहाँ से एमए की परीक्षा भी पास की। और संयोग कुछ इस प्रकार था कि जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया उन्होंने, तब उनके घर में उनकी बहन की शादी थी, अर्थ की कमी थी, जिस कारण उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद उनके घर में फिर से एक बड़ी समस्या आती है, एक घटना घटती है। इस समय उनके माता का देहांत हो जाता है और कुछ दिनों तक वो अपने पिता के साथ रहते हैं और फिर वापस अपने गांव को चले आते हैं। इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं के कारण इन्हें प्रत्येक क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है। खास तौर पे साहित्य में इन्हें सप्तक में, जो तीसरा सप्तक है, उस तीसरे सप्तक में जितने भी कवि हैं उनमें से इन्हें प्रमुख स्थान मिला है और प्रत्येक सप्तक में 4-4 कवि हुआ करते थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त उनकी जो लेखनी है वो कहानी के क्षेत्र में भी चली, नाटक के क्षेत्र में भी चली। उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। उपन्यास भी लिखे, लघु उपन्यास भी लिखे
और पत्रकारिता में भी इनकी खूब रुचि रही, पत्रकारिता भी करते थे। इनकी ये जो कुछ एक रचनाएं हैं वो अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है, ताकि इनके जो विचार हैं, जो एक अच्छा जो साहित्य है, उस साहित्य को प्रत्येक भाषा भाषी के लोग इसको समझ पाएँ और इनके जो मनस्थिति थी या समाज में जो कुरीतियाँ या जो वास्तविकता है उसको देश के सभी भाग के लोग जान सके। इस कारण सभी प्रायः अनेक भाषाओं में इनके रचना का अनुवाद हुआ। रचना के क्रम में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, जैसे हम देखेंगे तो ये लघु उपन्यास में पागल कुत्तों का मसीहा, ये लघु उपन्यास है। और नाटक में उन्होंने बकरी लिखा। जो बाल साहित्य है, बच्चों के लिए जो साहित्य का सृजन किया उन्होंने, उसमें बतूता का जूता, और कविता संग्रह, काव्य संग्रह भी उन्होंने लिखा। बहुत सारी कविताएं, उसमें से एक जो रचना है खुटियों पर टंगे लोग, इन रचना के लिए इन्हें सन 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया देते हुए, हिंदी की सेवा करते हुए, समाज को उसकी सच्चाइयों से रूबरू कराते हुए दिल्ली में 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी को इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। भले ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या जो भी अच्छे साहित्यकार हैं वो सशरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी जो यह रचना है, उनका जो ये साहित्य में प्रभाव है, एक छाप है, एक निशानी है, वो हमेशा हमेशा के लिए पाठकों के मध्य रहेगा। और इसकी सहायता से, इसके जरिए जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो जीवित रहते हैं। अब हम देखेंगे पाठ से। शाम एक किसान, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ उपमा अर्थात किसी एक दृश्य को, एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से तुलना जब किया जाए, ऐसा लगे कि वह एक जैसा ही है, तो इस स्थिति को उपमा कहा जाता है। जैसे कभी कभी भ्रम भी होता है या फिर हम देखकर कल्पना करने लगते हैं कि अगर शाम का समय है, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता और हमारे मार्ग में या किनारे मोटी रस्सी पड़ी हुई है, तो हम उसको देखकर
भ्रम में पड़ जाते हैं कि हो सकता है कहीं यह सर्प हो, सांप हो। लेकिन वही चीज़ जब हम कल्पना करते हैं, उससे उसकी तुलना करते हैं, तो वह उपमा कहलाता है। कवि ने यहाँ भी उपमा का सहारा लिया है, तुलना किया है। जो प्राकृतिक दृश्य है, जो छटाएं हैं, जो प्रकृति का जो रूप रेखा है, उसको एक किसान से, किसान के रंग रूप और उसके ओढ़ावे पहनावे से उसकी तुलना की है। कभी कहते हैं कि शाम का समय है, ठंड का मौसम है, कोई व्यक्ति ठंड से बचने के लिए अपने शरीर पर गर्म कपड़े जैसे चादर या कंबल ओढ़े हुआ है, माथे और कान को बचाने के लिए पगड़ी बांधे हुआ है। ऐसा दृश्य शाम के समय प्राकृतिक जो छटाएं हैं उसको देखकर प्रतीत होता है, लगता है। शाम का समय है, सूर्योदय होने को है, सूर्य अभी ढला नहीं है। उसकी जो लालिमा है वह पहाड़ की सबसे जो ऊंची चोटी है उस पे खिल रही है। और जो पहाड़ है वो सूरज की रोशनी से थोड़ा और भी लाल हो चुका है। मौसम साफ है, आसमान में सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि वो बादल जो है वो पहाड़ की चोटियों को छूते हुए निकल रहा है। तो इसी दृश्य को कवि ने दर्शाने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि जो पहाड़ के ऊपर वो जो बादल हैं सफ़ेद, वो ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है वो कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर शीर्ष भाग पे जो बादल तैर रहा है वह एक मुकुट की भांति है, पगड़ी की भांति उसके ऊपर खड़ा है। शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। उसकी जो लालिमा है जैसे जैसे ढलते जाता है उसकी लालिमा उतनी ही खिलती जाती है, लालिमा उतनी ही बढ़ती जाती है। ये आकाश में जो बादल हैं, बादल रूपी साफा अर्थात पगड़ी को बांधकर वह जो पहाड़ रूपी किसान है अर्थात पहाड़ के जैसा दिखने वाला जो किसान है, उसने अपने माथे पर बादल रूपी आकाश रूपी पहाड़ को, आकाश रूपी सफ़ेद, आकाश में जो सफ़ेद बादल रूपी पगड़ी है उसको धारण किए हुआ है और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और ऐसा लग रहा है सूरज की जो लाल रोशनी है, जो लालिमा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठंड के समय में स्वयं को गर्माहट पाने के लिए, गर्मी पाने के लिए, गर्म रखने के लिए वह चिलम खींचता है, चिलम पीता है और उस क्रम में चिलम से जो निकलने वाली
धुआं होती है, उसमें जो सुलगने वाली आग है वो उस डूबते सूरज को संकेत करता है, उसको इशारा करता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, चादर सी अर्थात उसके जैसी, उसके स्वरूप, उसके समान। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। अब नदियों का तो उद्गम स्थल पहाड़ ही है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे हिमालय। तो हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है तो वो तो ऊपरी क्षेत्र से निकलती है, लेकिन निकलते समय वह खाई में गिरती है, समतल भूमि पे गिरती है, पथरीले जगह पे गिरती है, और इस प्रकार वह चलते चलते पहाड़ के जो निचले स्तर हैं सबको स्पर्श करते हुए निकलती है। जल इतना स्वच्छ है कि बिल्कुल साफ दिखता है, और वह इतनी चौड़ी हो गई है, उसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब वह पूरे धरातल पर चादर की भांति फैल गई है। पहाड़ का जो निचला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसा लगता है कि वह बैठे हुए किसान का घुटना है, और उस घुटनों को छूते हुए वे नदियाँ अर्थात जो बह रही हैं, उस नदी को उसने चादर के समान कहा है। और कह रहे हैं कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। उस जंगल में पलाश के पेड़ हैं, जिसमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं। पूरा का पूरा पेड़ ही लाल रंगों से आच्छादित है, घिरा हुआ है, पटा हुआ है। और इन लाल रंगों के कारण एक तो सूर्य की लालिमा, और दूसरी तरफ वो जो जंगल में लाल लाल फूलों से लदा हुआ पेड़, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जंगल में आग सी लगी हो। आग लगे किसी चिंगारी को देखने के बाद जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, या जो दृश्य हमारे मन में बनता है, वही दृश्य कवि के मन में भी उस पलाश के फूल को देखकर बनता है। और वो कहते हैं यह पलाश का फूल वस्तुतः उस चिंगारी की तरह है, उस अंगीठी की तरह है, जो लकड़ी में लगने के बाद उससे प्रकाश निकलती है। तो पूरा का पूरा जंगल जो है ऐसा लगता है जल रहा है। चिंगारियाँ जो है पेड़ों पे अटकी हुई है। अंधकार दूर पूर्व में, और उनके जलने से जो धुआं उठ रहा है वह भी एक दृश्य देता है। सूर्य अब ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, और वह जो अंधेरा है, उस अंधेरे में ऐसा लगता है कि वो एक दृश्य
जब शाम के समय सभी प्राणी, पशु, पक्षी सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, उस समय एक पशु में जो एक भेड़ की जो प्रजाति होती है, उसमें एक खासियत होती है कि वो जिस अगला जो भेड़ होता है वह जिस ओर चलेगा, जिस दिशा में चलेगा, उसी का पालन करते हुए उसके पीछे जितने भी भेड़ है सब उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये जो एक झुंड है, ये जो समूह है, ऐसा लगता है कि अंधेरे को देखकर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो झुंड है भेड़ों का, वह एक साथ हो गया है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। सभी एकजुट होकर एकत्रित हो गए हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का जो दृश्य है उसको मनुष्य के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। मौसम के हिसाब से किस प्रकार किसी व्यक्ति का पोशाक होता है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। और यह विचार एक साहित्यकार के पास ही हो सकता है, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अच्छे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वह जीव, मनुष्य के साथ साथ संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके हित के लिए वह चिंतन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। पक्षी या पशु वह बोल नहीं सकते, हमारी भाषा में वह हमें समझा नहीं सकते हैं, लेकिन जो साहित्यकार होते हैं वह उन्हीं की भाषा में उनकी भावनाओं को समझ लेते हैं और जो उचित होता है उनके हित के लिए वह कार्य करते हैं। तो यहाँ भी सजीव के साथ साथ कवि ने निर्जीव रूप को भी जीवित कर दिया है। उनका जो चित्रण है, उनकी जो कल्पना है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो अपनी एक दृष्टि है, उस दृष्टि से इस निष्प्राण दृश्य को भी उन्होंने जीवित कर दिया है। तो ये किसी दूसरे प्राणी को या किसी दूसरे दृश्य को किसी अन्य दृश्य से मिलाकर उसे एक समान दिखलाना, उसकी तुलना करना, बराबरी करना, यह कला इन साहित्यकारों में ही है, जिसको कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक पहाड़ जो है वो किसान की भांति दिखता है। उसके माथे पे जो बादल है, पहाड़ के ऊपर जो बादल है वो उस किसान के पगड़ी के रूप में दिखता है। पहाड़ से निकलने वाली जो नदियां हैं, पहाड़ के निचले स्तरों को जो स्पर्श करती हुई आगे की ओर निकलती है, वो नदियां चादर के रूप में दृष्टिगत हो रही है। और जो वन में, जंगल में पलाश के पेड़ों पर लाल लाल जो फूल लदे हुए हैं, वो लाल लाल फूल चिंगारियों की भांति, जंगल में लगे आग की भांति दृष्टिगत हो रहे हैं।